नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती कोचिंग सेंटर में आज आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है उसके तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, समानता। हमने इससे पहले स्वतंत्रता के बारे में बात की थी, आज बात करेंगे समानता के बारे में। तो भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सबके साथ भेदभाव होता था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, या फिर के लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आर्थिक आधार पर, हर चीज के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता था। इसीलिए इन सारे भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान में पहला मौलिक अधिकार बना जिसे कहते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसके बारे में बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इन सभी आधार पर भेदभाव होता है तो न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इस पूरे चैप्टर में इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा कम समय में इसको पूरी करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं? भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, अमीरी, गरीबी, शिक्षा या किसी भी आधार पर भेदभाव होना ही असमानता होती है और इसी को दूर करना ही समानता होती है। तो सीधी सी बातें इनके साथ कह सकते हैं किसी भी प्रकार का गलत काम ना करना ही असमानता कहलाती है। तो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, समान अधिकार। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कुछ भी करता हो, तो उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 2, समान अवसर। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति को हर प्रकार की चीज में समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, कोई सी भी किसी भी चीज का अवसर हो तो उसे मिलना चाहिए। नंबर 3, समान सम्मान। हर व्यक्ति को समान सम्मान भी मिलना चाहिए, तभी जाकर चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं, वरना हमें बहुत ज्यादा क्या होगी, दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो तो इसका मतलब ये गलत है। तो समानता एक ऐसा मूलभूत अधिकार है जिसके तहत हर व्यक्ति के साथ होने वाले अत्याचार को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म, दूसरे की तरफ चलते हैं। आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं? आर्थिक समानता का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में बात की थी, अब इसके बारे में थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ लेते हैं। आर्थिक समानता वह समानता होती है जिसमें भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो पढ़ते हैं। नंबर 1, आय में समानता। हर व्यक्ति के साथ कह सकते हैं आय में समानता की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति उस पद के लायक है तो उसको समान समझा जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति उस पद के लायक है तो उसको भी समान समझा जाएगा और दोनों को एक बराबर क्या दिए जाएंगे, पैसे भी समान दिए जाएंगे, यानी उनकी इनकम क्या होगी, एक बराबर होगी, अगर वो दोनों ही उस पद के क्या है, लायक है। नंबर 2, संपत्ति में समानता। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है और अपनी संपत्ति को बढ़ाने का भी अधिकार है। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरे को बोल सकते हो कि तू इतनी संपत्ति नहीं रख सकता। हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को बढ़ा भी सकता है और बाकी सारे व्यक्ति भी उनके बराबर आ सकते हैं। नंबर 3, आर्थिक अवसरों में समानता, यानी कोई भी आर्थिक रूप में उन्हें अवसर मिल रहा है तो उसमें भी समानता मिलनी चाहिए, उनके साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 4, आर्थिक सुरक्षा। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षा देनी चाहिए ताकि वह अपनी चीजों को अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सके, बेहतर कर सके। ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगले की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक असमानता क्या होती है? प्राकृतिक असमानताएं वह असमानताएं होती हैं जिसमें हमारे साथ प्रकृति असमानता करती है और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का गलत कार्य करती है तो उसी को प्राकृतिक असमानता कहा जाता है। उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है जन्मजात विशेषताएं, यानी किसी व्यक्ति को हमेशा याद रखना कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके साथ जन्मजात से ही बहुत ज्यादा क्या होती है, उन्हें दिक्कत होती है, यानी कि उनके साथ भेदभाव ही होता है, प्रकृति ने किसी को आंख नहीं दी थी, किसी को कान नहीं दिए होते, तो जन्म से ही उनके साथ क्या होती, ये कमियां होती है। नंबर 2, शारीरिक भिन्नताएं। प्रकृति ने ही कई बार कुछ लोगों को कमजोर बनाया होता है, कुछ को मोटा बनाया होता है, कुछ को पतला बनाया होता है, कुछ को लंबा बनाया होता है, तो ये भी भिन्नताएं कब से शुरू होती है, उसके जन्म से। नंबर 3, मानसिक क्षमता में भिन्नता। कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, उनका जो वो दिमाग होता है कई बार बड़ा होता है, कई उनके दिमाग में कुछ दिक्कत होती है, तो मानसिक रूप से भी बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही उनको दिक्कत हो सकती है। नंबर 4, प्राकृतिक प्रतिभा में भिन्नता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ना बचपन से ही कह सकते हैं किसी किसी खेल में अच्छे होते हैं, कला में अच्छे होते हैं, तो ये चीज उनको बचपन से ही मिल जाती है, तो इसीलिए हम प्रकृति के अनुसार ये कह सकते हैं कि उनके साथ असमानता हो रही है। स्वास्थ्य में भिन्नता। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे ना मतलब जन्मजात से ही कुछ बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, तो ये उनके साथ प्रकृति ने क्या किया होता है, गलत किया होता है, इसी को प्राकृतिक असमानता कहते हैं, जिसमें प्रकृति कुछ लोगों को सही बनाती है और कुछ लोगों को गलत। अब इसमें प्रकृति की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो ये कई बार ह्यूमन नेचर पे भी डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति का वो बेबी होने वाला है वो किस प्रकार का है, क्या पता वो नशा वगैरह करता हो तो उसके बच्चे के ऊपर भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट वगैरह पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले की तरफ।
कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं? भाई सीधी सी बात है, कानून के समक्ष समानता क्या है? कानून के समक्ष समानता का मतलब साफ तौर पे सिर्फ इतना बताया गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ कानून के आधार पे भेदभाव नहीं होगा भाई। अगर किसी के साथ कानून के आधार पे भेदभाव होता है तो इस देश में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कानून के समक्ष समानता का मतलब यह है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ एक बराबर कानून रखा जाएगा। आप सबको पता है ना, तो हमने जो न्यायपालिका वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने यही तो देखा था कि जो हमारी कानून व्यवस्था है उसमें जो न्याय की मूर्ति है उनकी आंखों पे काली पट्टी इसलिए तो बंदी होती है, और तराजू क्यों होता है? क्योंकि सबके लिए वो न्याय क्या है? एक समान है। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, समान दंड। कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी लड़का हो, कोई भी बड़े पद पर हो, सभी व्यक्ति के लिए समान दंड है। नंबर 2, समान सुरक्षा। अब ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति को ज्यादा मिलेगी या फिर किसी मंत्री को ज्यादा मिलेगी, एमपी को ज्यादा मिलेगी, एमएलए को ज्यादा मिलेगी, नहीं भाई, सबको एक बराबर मिलनी चाहिए। और अगर उनको ज्यादा मिल रही है तो बाकियों के लिए भी अच्छे प्रावधान किए जाने चाहिए। तो यही कानून के समक्ष कह सकते हैं समानता होती है, जिसमें सभी को समान सुरक्षा भी मिल रही है। लेकिन आज के टाइम की देश की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को सुरक्षा तो क्या, उनको चीजें ही नहीं मिल रही, उनको फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही है। समान अवसर, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए कानून के समक्ष। अब ये थोड़ी है कि अगर उसके साथ किसी प्रकार का गलत हो रहा है तो उसको आगे बढ़ने का, चीजों को बेहतर करने का हमेशा उसे बराबर क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। इसीलिए उसे समान अवसर मिलने चाहिए। नंबर 4, समान न्याय। हर व्यक्ति के पास बराबर का अधिकार होना चाहिए, न्याय का अधिकार होना चाहिए, तभी तो जाकर चीजों को क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए साफ तौर पर बताइएगा कि हर व्यक्ति के साथ कानून क्या रहेगा? समान रहेगा। ये भी क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। समानता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है? देखो, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? सबसे पहली चीज, मार्क्सवादी विचारधारा वह विचारधारा होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो समाज में थोड़े पिछड़े हुए होते हैं और बाकियों के बराबर आने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए, एक एक करके वो पढ़े। तो सबसे पहला है आर्थिक समानता, यानी हर व्यक्ति के साथ आर्थिक रूप में समानता होनी चाहिए, उनको बेहतर करने का उनको पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। नंबर 2, सामाजिक समानता, यानी समाज में रहते हुए समाज उसके साथ एक बराबर व्यवहार करेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो भी दिक्कत होती है। नंबर 3, राजनीतिक समानता, ये तो हमने पढ़ा ही है, वोट डालने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, हर चीज का उनको क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में असमानता को किस प्रकार व्यक्त किया गया है? तो देखो, अमेरिका के अगर देखा जाए तो घोषणा पत्र है, उसके अंतर्गत भी उन्होंने असमानता को बताया है। उन्होंने भी इसके बारे में बताया, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, सभी पुरुष स्वतंत्र और समान है, यानी वहां पर जितने भी रहने वाले पुरुष हैं उन सबके लिए तो ये प्रावधान किया गया है कि सभी स्वतंत्र समान है, सभी के साथ एक बराबर व्यवहार किया जाएगा, चाहे रंग के आधार पे हो चाहे जाति के आधार पे हो, सभी को एक बराबर आगे बढ़ने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। नंबर 2, प्राकृतिक अधिकार। वहां के व्यक्तियों के लिए साफ तौर पे बताया गया कि वहां के व्यक्ति जितने भी है उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उनके साथ गलत नहीं होगा और उनको चीजों को बेहतर करने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। नंबर 3, समान सुरक्षा। अमेरिका के घोषणा पत्र में साफ तौर पर बताया गया कि हर व्यक्ति के साथ समान सुरक्षा की जाएगी, उसके साथ किसी प्रकार का गलत नहीं होगा। नंबर 4, न्याय और स्वतंत्रता, यानी वहां पर रहने वाले जितने व्यक्ति हैं उनके साथ एक बराबर का न्याय किया जाएगा और उनके साथ एक प्रकार की स्वतंत्रता की जाएगी, उनको चीजों को बेहतर करने का क्या मिलेगा? पूर्ण रूप से मौका मिलेगा। ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या किया गया है? तो भारत में असमानता को दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई है। तो भारत में लोगों के साथ तो भेदभाव होता था, उसको दूर करने के लिए हमने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, असमानता का मतलब क्या है? कि व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का क्या हो रहा है? भेदभाव, उसको दूर करने के लिए हमने क्या क्या किया वो पढ़ते हैं। नंबर 1, आरक्षण प्रणाली। भारत में कुछ लोगों को विशेष प्रकार का आरक्षण दिया गया है, एससी, जिसे शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति कहते हैं, यानी कि ये पिछड़े लोगों की कुछ प्रजाति है जिनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, ये वह लोग हैं जो पहले जंगलों में रहते थे और उनको भी हमने आगे बढ़ाने का क्या किया? प्रयास किया है। हमारे देश में अगर वर्तमान समय में देखें तो द्रौपदी मुर्मू इसी प्रजाति से थी, लेकिन फिर भी आज वो देश के सबसे बड़े पद पर है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई गई है और उन अल्पसंख्यकों के लिए ये सुरक्षा योजना बनाई गई है ताकि उनके साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनको आगे बढ़ाने का अधिकार मिले। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, भारत के अंतर्गत अनेक प्रकार की शिक्षा पद्धति अपनाई गई है, स्वास्थ्य सेवाएं चलाई गई है ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके और लोगों के बीच में असमानता को दूर किया। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने का बिल्कुल अधिकार दिया गया है, उनको हर प्रकार का अधिकार, यानी कि वोट डालने का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, इसके साथ साथ कहीं आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, या फिर कह सकते हैं चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, सब चीज का उनको अधिकार दिया गया। तो महिलाओं को भी उनके बराबर लाने की कोशिश की गई है। कानूनी सुधार, अनेक प्रकार के हमने ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार वगैरह होता है तो उसको पूर्ण रूप से क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा।
तो इसीलिए ये सारी चीजों के बारे में इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इस प्रकार हमने भारत में होने वाली असमानता को दूर किया है। अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। पितृसत्ता और नारीवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब देखो पितृसत्ता क्या होते हैं। पितृसत्ता, पिता के पश्चात या फिर पिता के मरने के पश्चात। ठीक है, अब देखो इस पहले पॉइंट को समझ लो। जैसे कई बार क्या होता है कि कई बार पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद उनकी सारी जिम्मेदारी और सारे के सारे अधिकार किसको दिए जाते हैं? घर के बड़े बेटे को दिए जाते हैं ज्यादा, और बाकी समय बराबर बांट दिए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिता जिंदा रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहता हूं, मैं अपने पुत्र को ये सारी चीजें सौंपना चाहता हूं। तो पिता के पश्चात हो गया ना, तो इसलिए कहते हैं पिता के पश्चात अथवा पिता के मृत्यु के पश्चात उसकी सारी जिम्मेदारी और सारे अधिकारों पर सभी पुत्रों का समान अधिकार होता है। लेकिन जो घर का बड़ा बेटा होता है उसके पास ज्यादा, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी को पितृसत्ता कहते हैं। और यानी कि अभी पिता का वंश चला आ रहा है, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इसी प्रकार इस वंश को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ आया? अब चलते हैं नारीवाद के ऊपर। तो नारीवाद को तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं। नारीवाद यानी फेमिनिज्म एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश की गई। उनको कहीं पे आने जाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, घूंघट में उनकी शादी करवा दी जाती थी, 24 में से 18 घंटे काम करवाया जाता था, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रखा जाता था। तो ये सारी चीजें उनके साथ थी, और इसी चीज को दूर करने के लिए हमने नारीवाद कह सकते हैं एक व्यवस्था निकाली, एक कह सकते हैं आंदोलन कह लो, या फिर एक ऐसा सिस्टम कह लो जिसके तहत लोगों को आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से अधिकार मिले। और खास करके ये किसके लिए चलाया जाता है? महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे अधिकार महिलाओं को दिए जाते हैं। ठीक है, ये नारीवाद था। अब ये भी आपका चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर होने वाली है। ठीक है, थैंक यू।